तो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट पेपर है। इस मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इन सारे जो बैटल है इनको हमको एक सीक्वेंस में जमाना है, क्रोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, जो 18th सेंचुरी में लड़े गए थे। हम सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ए ऑप्शन में क्या क्या है, तो हम सबसे पहले बॉन्डी वॉस जो है 1760 में है। तो इस बॉन्डी वॉस के बैटल में फ्रेंच का वॉश हो गया, मतलब फ्रांसीसी पूरी तरह से खत्म हो गए। ये आपको थर्ड एंग्लो कर्नाटक वार में मिलेगा, युद्ध में मिलेगा। बक्सर का युद्ध आपको पता है 1764 में है। इसमें सुजाउद्दौला शाह आलम मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो लड़ा हुआ था। अंबर का युद्ध जो है वो 1749 में लड़ा गया, 1749 में लड़ा गया अंबर का युद्ध। बेल्लोर के पास अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा गया। ये एंग्लो कर्नाटक बैटल की बात है। प्लासी 1757 है। अब आपके सामने ईयर एक एक करके दिख रहे हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, अंबर का, सेकंड हो जाएगा प्लासी, थर्ड हो जाएगा बॉन्डीवॉस, फोर्थ हो जाएगा बक्सर। चेक कर लीजिए किसमें ऐसा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आंसर बी। आंसर हो जाएगा बी, अंबर 1749, प्लासी 1757, बॉन्डीवॉस 1760, बक्सर 1764। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैच करना है कि कौन किससे संबंधित है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यस बिल्कुल करेक्ट है, गोवा से। तो पहले का तो 1 सीधा सीधा जा रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एक्चुअल नेम है द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ लंदन, कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, द गवर्नर एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस जो है वो नागपट्टनम में है, इसका कोलकाता में है। डच मतलब वीओसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीओसी, मतलब बैरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। फ्रेंच मतलब कंपनी द इंडस ओरिएंटल, इसका पुडुचेरी में। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी। वैसे पहले अंग्रेज व्यापारी जॉन न्यूबेरी और विलियम लीड्स थे, पर वो सीकरी और आगरा पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये अलग बात है। तो 1583 में आए थे जॉन न्यूबेरी और लीड्स। पर क्वेश्चन है कि कौन आगरा और सीकरी पहुंचा। तो आंसर है रॉल्फ फिंच, जो केवल आगरा भी नहीं पहुंचा, सीकरी भी नहीं पहुंचा, वो तो बनारस भी चला गया, बिहार में पटना भी चला गया रॉल्फ फिंच, और असम भी चला गया, म्यांमार भी चला गया। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉल्फ फिंच। विलियम हॉकिंस तो जहांगीर के दरबार में आया, टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आया। बिंगली हॉकिंस ने पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में जहांगीर से बात की। विलियम हॉकिंस एक लेटर लेकर आया जिसका नाम था फ्रेंड। इस लेटर का नाम क्या था विलियम हॉकिंस के लेटर का नाम था फ्रेंड। और जो टॉमस रो के लेटर की हेडिंग थी वो थी परफेक्ट, इसके था फ्रेंड। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा किससे जीता। तो गोवा जो है, अब देखिए आपको नहीं पता है तो अभी आप अनुमान लगा सकते हैं अगर थोड़ी सी मैप में रीडिंग है। ये गोवा जगह है, और एक जमोरिन जो है वो कालीकट यहां पर रूल करते, तो जमोरिन गलत हो जाएगा। बीजापुर, यस करेक्ट, यहां पर बीजापुर का एरिया है। तो आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा को जीतने का काम किया। उस समय बीजापुर के रूलर थे यूसुफ आदिल शाह, उस समय बीजापुर के राजा थे। और जमोरिन जो है वो कलकत्ता में काम करते थे। और इसी गोवा को, ध्यान से सुनिएगा, इस गोवा को कैपिटल कौन बनाएगा, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो है इसे क्या करेगा, गोवा को कैपिटल बनाने का काम करेगा नीनो डी कुन्हा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने जो भाग लेने का काम किया वो 1913 के लखनऊ सेशन से भाग लेने का काम किया। 1906 में तो फर्स्ट मतलब मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी।
तो मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में, और फर्स्ट सेशन हुआ था 1907 में। और 1916 के लखनऊ सेशन में तो जिन्ना ही चेयरमैन थे, जिन्ना अध्यक्ष थे 1916 के लखनऊ में, और लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1913 में पहली बार जिन्ना जो है वो शामिल हुए थे इस मुस्लिम लीग में। विलियम हॉकिंस ने किस भाषा में बात की थी? हम चर्चा कर चुके हैं। विलियम हॉकिंस जो है उसने फारसी भाषा में बात की थी, और इस विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, और साथ में उसे 400 का मनसब भी दिया था। कितने का मनसब दिया था? 400 का मनसब दिया था। चलिए अगले प्रश्न है हमारा, भारत में फ्रांसीसी ने पहला कारखाना कहां पर लगाया? तो फ्रैंको कैरो ने पहला कारखाना सूरत में लगाने का काम किया। पुलिकट में था डचों का फोर्ट गैलेड्रिया। किसका था? डच का फोर्ट गैलेड्रिया। कोचीन पहले पुर्तगालियों का हेड रहा है, कासिम बाजार भी कलकत्ता के पास है। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस, तो पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में लगाई गई, 1556 में गोवा में लगी है। और गोवा किसका है? पुर्तगालियों का। तो आंसर होगा पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाई? पुर्तगीज तमाकू भी लेकर आए, आलू भी लेकर आए, गॉथिक आर्किटेक्चर को भी स्टार्ट करने वाले कौन है? लेकिन इनके आर्किटेक्चर को हम कहते हैं आइबरी स्टाइल कहते हैं। इबेरियन पेनिनसुलर है ना, स्पेन पुर्तगाल में, तो इबेरियन पेनिनसुलर के नाम पे इनके इबेरियन कला कहते हैं इनकी। ठीक है, तो अगले हम प्रश्न पर चलते हैं। गोडेयू की संधि अब पुडुचेरी की संधि। अब ईयर आपको दे दिए, तो आपको खुद समझना चाहिए कि किस कर्नाटक वॉर की बात होगी। पहला कर्नाटक वॉर जो है 1749 से 54 चला है, और पहला वाला जो खत्म हुआ है वो खत्म हुआ एक्सला सेपल की संधि से। दूसरा जो खत्म हुआ है वो खत्म हुआ है गोडेयू यानी पौंडीचेरी की संधि से। तीसरा जो हुआ है वो पेरिस की संधि से हुआ है, पेरिस की संधि से। इसी तीसरे वाले में 1760 में बॉन्डीवॉस की बैटल हुई है। सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है। ठीक है भाई, तो पहले गुरु कौन है? नानक। दूसरे कौन है? अंगद। तीसरे कौन है? अमरदास। चौथे कौन है? रामदास। फिर से बोलता हूं, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोबिंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। लिख देता हूं मैं यहां पर, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोबिंद, हर राय, हरकिशन। हरकिशन के बाद तेग बहादुर, और फिर गुरु गोविंद सिंह। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें और नौवें और 10वें। हरगोविंद राय को ही जहांगीर ने कैद करके रखा हुआ था। हर राय, हरकिशन 1, 2, 3, 4, ये चारों गुरु औरंगजेब के कंटेम्पररी, लास्ट 4 ये औरंगजेब के कंटेम्पररी। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? आंसर की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। ये थोड़ा क्रम ठीक लग रहा है कि गुरु नानक के बाद अंगद तो हैं, पर अर्जुन देव और अमरदास गलत हो जाएगा, तेग बहादुर गलत हो गया, नानक देव, रामदास, अमरदास, फिर अंगद अलग रख दिया तो वो गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, संगोली की संधि किसके बीच में? ट्रीटी ऑफ संगोली। इसके लिए देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के समय काम हुआ है, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो 1814 से 1816 लड़ाई हुई है वो किसके साथ हुई है? नेपालीज के साथ ये लड़ाई हुई है। तो ये आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। इससे भारत को देहरादून है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, शिमला है
और दार्जिलिंग एरिया हमको मिल गया, और सिक्किम का भी हमको एक हक मिल गया, मतलब अंग्रेजों को। क्लियर है? और अवध तो है ही नहीं, क्योंकि अवध को तो कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था। मैच करना है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर है, तीसरा आंग्ल मैसूर 4। मैं ईयर लिख दूं यहां पर पहला होगा 1767 से 69, 1780 टू 84, तीसरा होगा 1790 से 92, चौथा हुआ 1799। तो किस किस को भेजा गया, किस किस गवर्नर को भेजा गया, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा गवर्नर गया है? तो जो आंसर है वो वैसे तो ए है, 1 2 3 4, मतलब पहले में लड़ने में गया है जनरल स्मिथ गया है, फिर आयरकूट, ये आयरकूट के साथ पोर्टो नोवो की लड़ाई हुई थी हैदर अली की, और हैदर अली घायल हो गए, उसमें डेथ हो गई थी। मेडोज गया है, और लास्ट में स्टुअर्ट गया है, और 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, डूरंड समझौता किस वाइसराय के काल में हुआ? तो डूरंड जो हुआ वो लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ, 1893 में। तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय ये डूरंड समझौता हुआ हमारा 1892-93 में, और डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच बना दी गई है, ये डूरंड लाइन। क्लियर है? तो याद रहेगा डूरंड लाइन किसके समय बनी है? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। डफरिन के समय तो आपको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई है, और मेयो के समय क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, फाइनेंशियल वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल के नवाब की प्लासी का युद्ध हुआ, तो मुगल सम्राट कौन था? देखिए एक तो पता है कि बक्सर के समय तो शाह आलम था, तो शाह आलम तो कट कर दीजिए, संभावना कम है इसकी। अगर हम एक एक करके सबका टाइम पीरियड लिखेंगे तो अहमद शाह जो है वो एक कमजोर शासक, इस समय जो शासन है जाविद खां के हाथों में है, और ऊधम बाई उसकी राजमाता सारा काम कर रही हैं, राजमाता ऊधम बाई के हाथों में। दूसरी बात करें तो आंसर है वैसे तो आलमगीर है, आलमगीर सेकंड इसके समय हुआ है, ये 1750 से लेकर 1806 तक शासक था ये, तो 54 से लेकर 58 तक, 1754 से 58। इसी समय 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ। क्लियर है? तो आलमगीर से मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको हम रंगीला के नाम से जानते हैं, तो 1719 से लेके 1408 तक था, जिसका एक्चुअल नेम है रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला का एक्चुअल नेम क्या है? रोशन अख्तर नाम है। शाह आलम तो आपको पता है जो बक्सर के बैटल में भाग लिया और इलाहाबाद की टीटी की, एंड बिकम द पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का पेंशनर बन गया जब तक महाजी सिंधिया इसको दिल्ली नहीं ले गए। महाजी सिंधिया ने इसको दिल्ली की गद्दी पर बिठाने का काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो में हराया, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। पोर्टो नोवो के युद्ध में हराने वाला कौन है? आयरकूट है, जिसके कारण 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई है। ठीक है, गोडार्ड कौन है? गोडार्ड जो है पहला आंग्ल मराठा युद्ध में है। पोपम भी कौन है? पहला भी इसी में है। हेक्टर मुंडो जो है बक्सर के बैटल में मिलेगा, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा में मिलेगा। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अभी हमने थोड़ी देर सबके वास्तविक नाम की चर्चा की है, तो ये वास्तविक नाम है शाह आलम, को हम अली गौहर के नाम से जानते हैं, जबकि मैंने मोहम्मद शाह रंगीला को बताया इसका नाम क्या था? रोशन अख्तर था। किस अवध के स्वायत्त शासक कौन थे? तो अवध के जो स्थापना की थी सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। और आपको याद होगा कि जब नादिर शाह अटैक करने आया था, उसने बोला दिल्ली चलो आपको 20 करोड़ मिलेंगे, नहीं दिए तो नादिर शाह ने इससे मांग की, और अंत में इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। क्लियर है? तो आशफ सादत खां के बना सफदर जंग के बाद शुजा उद्दौला, जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ठगों के दमन से कौन संबंधित है? तो ठगों के दमन से संबंधित है कर्नल स्लीमैन, जिनके नाम पर कटनी जिले में स्लिमनाबाद बना हुआ है। जिनके नाम पर क्या बना हुआ है? स्लिमनाबाद बना हुआ है। ये बड़े खतरनाक थे, जिनका नेता, ऐसा कहते हैं इन ठगों का नेता जो था बहराम था।
जो बनारस से लेकर नागपुर तक इस पूरे बेल्ट में जो है अपना इनका दबदबा था। इनका लगभग 1790 से लेकर 1840 तक इनका दबदबा था। इन ठगों को विलियम बेंटिक के काल में समाप्त करने का काम कर्नल सिलीमैन ने किया था और इनके लिए एक रिफॉर्मेटिव स्कूल भी खोला था जबलपुर में। किसने? सिलीमैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाक टिकट की बात करते हैं। तो डाक टिकट कब से पहले किसके समय शुरू हुआ? तो डाक टिकट शुरू हुआ है 1852 में स्टार्ट हुआ है। 1852 में पहला डाक टिकट शुरू हुआ है और 1852 में कौन था? 1848 से लेके 56 तक थे लॉर्ड डलहौजी। इसलिए आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी के समय डाक टिकट शुरू। 2 पैसे का मूल्य था उस डाक टिकट का। क्वेश्चन आएगा कि आजादी के बाद भारत का पहला डाक टिकट। तो आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला पोस्टल स्टैम्प इशू हुआ 21 नवंबर 1947 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए। आजादी के बाद पहला शुरू हुआ 21 नवंबर 1947 को, जिसमें इंडियन फ्लैग था और जय हिंद लिखा हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड क्या है? पहला आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा है लॉर्ड ऑकलैंड के समय। जीटी रोड नामकरण करने वाले हैं लॉर्ड ऑकलैंड। विलियम बेंटिक आपको पता सती कस्टम को खत्म करने वाले हैं विलियम बेंटिक, बड़ा फेमस है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भी स्थापना की इन्हीं के समय। इंग्लिश जो है बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारी शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी पर है। लॉर्ड कैनिंग पता है आपको, इन्होंने 1857 रिवोल्ट के समय की बात हुई, लॉर्ड कैनिंग के समय। और इन्हीं के समय 3 यूनिवर्सिटी भी बनी है। डलहौजी के समय तो बहुत सारे काम हुए हैं। बर्मा का जो साउथ पार्ट है पीगू को जीत लिया गया है। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने सिख को जो राज्य उसको जीत लिया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देने वाले कौन है? लॉर्ड डलहौजी हैं, जिन्होंने गोद विलय की नीति, सतारा है, नागपुर है, उदयपुर है, बाघाट है, इनको झांसी है, इनको अपने में मिलाने का काम किया। इन 1856 में ही आल्सो मर्ज अवध ऑन द बेसिस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, कुशासन के आधार पर अवध का भी विलय करने का काम किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ऐसे आप सारी चीजों को याद करके एक नोट्स तैयार कर लीजिए। 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? जो उस समय होगा वो पढ़कर सुनाएगा। तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था जिसने सुनाया था। कहां सुनाया था? मिंटो पार्क में सुनाया था। कौन सा पार्क है? मिंटो पार्क, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया गया था। और जो हरक्रोड बटलर है, ये 1920 में बटलर कमेटी थी जो रियासतों के साथ बनाने के लिए कारगर। किस ग्वालियर शासक के सहयोग से शाह आलम गद्दी पर बैठा? देखिए शाह आलम जो है बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया ये शाह आलम, एंड डिड अ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विथ रॉबर्ट क्लाइव एंड बिकम द पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। तो रहने कहां लगा? इलाहाबाद में रहने लगा। तो इलाहाबाद से 1772 में महादजी सिंधिया उसको कहां लेकर गए? दिल्ली लेकर गए और दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। इसी के टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दिल्ली। अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर अधिकार करने वाले उस सेनापति का नाम, उस अंग्रेज कमांडर का नाम था लॉर्ड लेक, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। एंड नाउ शाह आलम मींस मुगल एम्परर बिकम द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया। तो महादजी सिंधिया को वकील मुतलक का टाइटल भी दिया था शाह आलम ने, और बाद में शाह आलम के जो वजीर गुलाम कादिर ने उसकी आंखें भी निकलवा ली थी। तो बड़ा बुरा अंत हुआ शाह आलम का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को हटाया? एसिसिनेटेड बाय द सैयद ब्रदर विद द हेल्प ऑफ मराठा। किसको मार डाला? किसकी हत्या कर दी? तो हम देखेंगे कि ये जो मराठों के सहयोग से जो ट्रीटी हुई है वो 1719 में हुई है। 1719 में ये ट्रीटी हुई है और ये ट्रीटी सैयद बंधुओं ने की है सो दैट दे कैन किल्ड मुगल एम्परर फर्रुखशियर। सो द आंसर इज
फर्रुखशिह। इसके बाद गद्दी पर इन्होंने बिठाया रफी उद दरजात को। एग्जाम में आएगा सबसे कम टाइम पीरियड किस मुगल एम्परर का रहा है, तो आंसर होगा रफी उद दरजात का। सबसे कम टाइम पीरियड के लिए कौन बैठा है, रफी उद दरजात। इस ट्रीटी से क्या हुआ, मराठों को मुगलों की कमजोरी पता हो गई, दूसरा मराठों पर डिपेंड हो गई मुगल कि भैया आप हमारी रक्षा करिए। दैट्स व्हाई दिस ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मराठास। दैट्स व्हाई रिजल्ट रिचर्ड टेम्पल, एक इतिहास रिचर्ड टेम्पल हैं, ये रिचर्ड टेम्पल इस ट्रीटी को मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये संधि जो है मराठों के लिए क्या साबित हुई, मराठों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की सेकंड संधि किसके साथ हुई। देखिए अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि फर्स्ट संधि किसके साथ हुई, शाह आलम के साथ हुई है, तो सेकंड किसके साथ होगी, अवध के नवाब सुजा उद्दौला के साथ होगी। इससे कड़ा मानिकपुर 50 लाख के बदले देकर मुगल बादशाह को दे दिए जाएंगे और 26 लाख रुपए की जो पेंशन है वो किसको देंगे, मुगल बादशाह को देंगे, क्योंकि मुगल बादशाह बदले में उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देंगे। तो फर्स्ट ट्रीटी किसके साथ हुई, मुगल एम्परर के साथ। मैं फिर से लिख देता हूं, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ये हुई है शाह आलम के साथ। और सेकंड किसकी हुई है, अवध के नवाब के साथ हुई है। पहली ट्रीटी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली है और इस दीवानी के बेस पर ही बंगाल में ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन मींस बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई है। जो 1765 से लेकर द्वैध शासन कब तक चलता रहा है, 1765 से लेकर 1772 तक चलता रहा है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की, उसे ढाका के स्थान पर उसे राजधानी बनाने का काम किया। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को अपनी कैपिटल बनाने का काम किया। मुर्शिदाबाद के बाद मुर्शीद कुली खान सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज, और सरफराज के बाद अली वर्दी खां। ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां के बाद कौन बैठा, सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां वो है जो कहता था कि ब्रिटिशर्स या यूरोपी कैसे मधुमक्खी की छत्ते के समान है, यदि छेड़ेंगे तो काट लेंगे, नहीं तो शहद देंगे। तो मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर अपनी राजधानी बनाने का काम किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा, किस भारतीय को हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया। देखिए सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य जो चुना गया वो फिन्सबरी से चुना गया। जगह का नाम क्या है, फिन्सबरी को चुना गया। जिसको चुना गया, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप खुद सोचिए कौन हो सकता है वो। उस जिसको फिन्सबरी से चुना गया वो बंदे को, उस व्यक्ति को, उस महान व्यक्तित्व को 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। 3 बार प्रेसिडेंट बने और 1906 में उन्हीं के समय पहली बार स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। क्लियर है। और हिंट दूं आपको, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ पर पहली बार ध्यान बताया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन की बात उन्होंने पहली बार की। दूसरी बात, उन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, दादा भाई नौरोजी को पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर चुना गया है। फिन्सबरी से चुने गए हैं। धन के बहिर्गमन या ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, पॉलिटिकल कैपिटल पूछ रहे हैं रणजीत सिंह की। शुक्राचार्य मिस्र के हैं रणजीत सिंह, एंड उन्होंने 12 जो मिस्र अलग अलग बटी थी इनको एक करने का काम किया। और इनकी पॉलिटिकल कैपिटल क्या थी, लाहौर थी। और ये अमृतसर क्या है, उनकी रिलीजियस यानी धार्मिक राजधानी थी उनकी। वैसे भी रणजीत सिंह भी रिलीजियस व्यक्ति थे और खालसा के नाम पर ही
शासन करते थे। उन्होंने कभी अपने आप को शासक ना मानकर किसके नाम से शासन किया? खालसा के नाम से शासन किया। अंग्रेजों संधि की, ट्रीटी ऑफ फ्रेंड से मित्रता की संधि 1809 में संधि हुई है और ये संधि करने गए हैं मेटकाफ। गवर्नर जनरल ने किसको भेजा? मेटकाफ को भेजा कि जाओ रणजीत सिंह को संधि करके आओ। इससे क्या हुआ? ब्रिटिश और सिख इनके बीच की बॉर्डर क्या हो गई? सतलज रिवर हो गई। मतलब ब्रिटिश सतलज को क्रॉस नहीं करेंगे, वेस्ट में नहीं जाएंगे उसके, और रणजीत सिंह जो है सतलज के ईस्ट में नहीं आएंगे। इस तरह दोनों की बॉर्डर क्या बन गई? सतलज रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहते हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 5वें सिख गुरु हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दी थी। खुसरो के विद्रोह में कहा जाता है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसलिए उन्हें फांसी दे दी गई। गुरु तेग बहादुर, ये दोनों गुरु जो है इन्होंने अपनी शहादत दी है। ये जहांगीर ने इनकी मौत के जिम्मेदार हैं जहांगीर, और इनके लिए है औरंगजेब। 1675 में इनको औरंगजेब ने मरवा दिया। तब इन्होंने कहा सर दिया पर सार न दिया। बड़ी कठोर यातनाएं देकर गुरु तेग बहादुर को मारा गया। शीशगंज गुरुद्वारा उसका गवाह है। गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु हैं, 10th गुरु है। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों को लड़ने के लिए तैयार किया। आनंदपुर के युद्ध में अपने 2 बेटों को खो दिया और चमकौर के युद्ध में भी अपने 2 बेटों को खो दिया। औरंगजेब को जफर नाम से पत्र लिखा। 1708 में नांदेड़ में एक पठान ने इनको चाकू मारकर हत्या कर दी और अपनी मृत्यु को निकट जानकर इन्हें स्वयं ही चिता जलाई और उस पर लेट गए। पटना में जन्मे हैं गुरु गोविंद सिंह। तो बाकलादा बाबा कहते हैं गुरु तेग बहादुर को। किसको कहते हैं? गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव हरमंदिर साहिब का निर्माण कराने वाले हैं, जिसको आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसकी पहली नींव मियां मीर ने, सूफी संत मियां मीर ने रखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गुरुओं की वाणियां तो हैं, पर साथ में कबीर की भी है, रैदास की भी है, नामदेव की भी है और सूफी संत बाबा फरीद की भी है। बाबा फरीद, कबीर, रैदास, नामदेव, याद रहेगा आपको। इनकी वाणियां भी उसमें आपको मिल जाएंगी। चलिए तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओरिएंटल ऑफ आर्ट्स। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, ये घटना है बंग भंग के टाइम की। इस बंग भंग के टाइम पर जो स्वदेशी कॉन्सेप्ट है, तो इंडियन आर्ट को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना इंडियन ओरिएंटल आर्ट्स की 1906 में की गई थी। 1906 में की गई थी। 1906 में जिसने स्थापना की थी, उस व्यक्ति ने चित्र बनाया है बुद्ध एवं सुजाता का। शाहजहां की मृत्यु का, शाहजहां की मृत्यु का भी चित्र बनाया है उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति ने सबसे महत्वपूर्ण है भारत माता का चित्र बनाया है। उस व्यक्ति का नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर, जिसने ओरिएंटल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की, करेक्ट नेम है इसका इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है कल्चर, मेनली पेंटिंग्स को प्रमोट करना। ये सब चित्र हैं जो उन्होंने फेमस जो बनाए हुए थे, और इसके लिए स्कॉलरशिप देना कि भाई स्कॉलरशिप लो और आगे बढ़ो। तो पहली स्कॉलरशिप इस सोसाइटी के द्वारा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के द्वारा नंद लाल बोस को दी गई थी। किसको दी गई थी? नंद लाल बोस को दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, रणजीत सिंह अंग्रेज अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, किस नदी को दोनों के बीच की बॉर्डर माना गया? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सतलज रिवर को माना गया था दोनों के बीच की बॉर्डर, और चार्ल्स मेटकाफ गए थे मिंटो की तरफ से, और फिर अंग्रेजों की और रणजीत सिंह के बीच संधि हुई और दोनों ने सतलज रिवर को बॉर्डर मान लिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला है
सिंध विजय का श्रेय किसकी जाता है? सिंध विजय देखिए 1843 में सिंध विजय की गई थी, तो इस विजय को करने के समय लॉर्ड एलन बरो के समय की बात है, तो सिंध विजय की सर चार्ल्स नेपियर ने। किसने की? सर चार्ल्स नेपियर ने की 1843 लॉर्ड एलन बरो के समय। किसके समय? लॉर्ड एलन बरो के समय ये सिंध विजय करने का काम किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हमारा है कौन सा युद्ध एक सालाबाई की संधि के द्वारा हुआ? देखिए आंग्ल मराठा 4 युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। पहला है 1775 से 82, सेकंड है 1802 से 06, थर्ड है 1816 से 18 तक। गवर्नर जनरल कौन रहा इस समय? वॉरेन हेस्टिंग्स। आप इसकी टेबल बन गई आपकी, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके समय कौन रहा है? वेलेज अली। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छा है इसमें, अगर टफ क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को कि लास्ट में जो 1806 में ट्रीटी हुई है उस समय कौन था, तो जॉर्ज वार्लो। केवल एक ट्रीटी के लिए कौन था? जॉर्ज वार्लो। इसके समय कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स है। अब मैं बताता हूं पहले जो युद्ध हुआ है उसमें ट्रीटी कौन कौन सी हुई है, तो उसमें ट्रीटी हुई है सूरत, पुरंदर, बड़गांव और सालाबाई। क्लियर हो गया कि ये जो युद्ध है, कौन सा युद्ध जो है किसकी संधि से खत्म हुआ है? सालाबाई की। तो आंसर पहला हो जाएगा, दिख ही रहा आपको। सेकंड में क्या क्या हो जाएगा आपको? बसीन, देवराई, सुरजी, अर्जन गांव, लास्ट वन इज राजपुर घाट। तो ये राजपुर घाट की ट्रीटी के लिए आ गए थे बार्लो, बाकी सब किसके समय हुई है? वेलेज अली के समय। अच्छा पॉइंट है, अगर कभी अच्छा टफ क्वेश्चन आ जाए। और थर्ड में भी वैसी 4 ट्रीटी हुई है, तीसरे वाले में भी नागपुर है, ग्वालियर है, पूना है, मंदसौर है। पूना, नागपुर, ग्वालियर, मंदसौर, पूना, नागपुर, ग्वालियर, मंदसौर। और लास्ट ट्रीटी के द्वारा 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय मराठा एम्पायर खत्म हो गया और बाजीराव सेकंड को कहां भेज दिया गया? बिठूर भेज दिया गया। चलिए क्लियर है सारी चीजें। तब तो कोई भी ट्रीटी है आपसे बन ही जाएगा क्वेश्चन, एक बार नोट कर सकते हैं चाहे तो सारी चीजें। इस तरह आपको टेबल में सारा कन्वर्ट कर लेना चाहिए। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1799 में लॉर्ड वेलेज अली के समय, और इस बैटल में जो है टीपू मारा गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगाएगी? अब विदेशी पूंजी नहीं लगेगी मतलब वो भारत में उद्योग पहले से होना चाहिए, तो जरूरत क्या थी लगाने की? ऐसा उद्योग जो बिल्कुल नया हो, डेवलप होने की कगार पर हो, या जिसे हमें डेवलप करना हो, या भारत में पहले से ना हो, या अगर हो तो बहुत छोटी अवस्था में हो, जिसे विकास के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, तो उसको हम कहेंगे कि विदेशी पूंजी लगी है। तो नील जो है पूंजी लगाई गई थी, कॉटन में नहीं लगाई गई थी। आंसर हो जाएगा कि कॉटन तो पहले से डेवलप था, तो जूट में और चाय में इसमें लगाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा कि कपास में नहीं लगाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका एक्ट के बारे में, कि कौन सा एक्ट जो है वो कब कब पास हुआ है। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध पर 86, डेक्कन टेनेसी एक्ट 1879। देखिए काफी टफ है आपके लिए, इसको सारी चीजों को याद करना टफ टास्क होगी आपके लिए, पर हमारी मजबूरी है, कोई हमारे पास इसका उपाय नहीं है, ये हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सबसे भू राजस्व प्रणाली का निर्माण सबसे ज्यादा लाभ किसने प्राप्त किया? सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाला क्षेत्र था वो था बॉम्बे। बॉम्बे ने भू राजस्व प्रणाली का सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त किया, और भू राजस्व प्रणाली में यहां पर लागू थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़े एरिया में कौन सी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वो था दैट इज रैयतवाड़ी, 51% ऑफ इंडिया। परमानेंट सेटलमेंट कितने में था, मतलब स्थायी बंदोबस्त की हम बात कर रहे हैं, 19%। एंड महालवाड़ी, अब रिमेनिंग 30 बचेगा तो 30%।
तो आंसर होगा बॉम्बे। बॉम्बे में सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों की स्वतंत्र देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। द रीजन है लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अगर कोई भारी उद्योग होते तो हमारे यहां इंडिपेंडेंटली हम डेवलप हो जाते, क्योंकि हमारे पास कोर सेक्टर के इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं थी। क्लियर है? चलिए, गांधी जी को किस अधिवेशन से सबने अवज्ञा आंदोलन की अनुमति मिली? इन 1929 द सेशन लाहौर सेशन से गांधी जी को परमिशन मिली कि भाई आप अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और यही वो मूवमेंट है जहां पर हमने पूर्ण स्वराज्य की या टोटल इंडिपेंडेंस की बात की। और इसी सेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को हमने फ्लैग मतलब झंडा फहराया रावी नदी के किनारे लाहौर में। इसलिए हम 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की बात की, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए वो यादगार दिन था। तब गांधी जी ने इरविन को लेटर लिखा कि भैया मेरी 11 डिमांड है, अगर वो नहीं मानी तो मैं 12 मार्च से मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। कब से? 12 से। कितनी डिमांड थी? 11। स्टार्ट कब से करेंगे? 12 मार्च से करेंगे। इशू आता तो क्या लेटर लिखा था उन्होंने? नहीं, उन्होंने अपनी सारी डिमांड अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में बताई थी। यंग इंडिया में सारी डिमांड को पब्लिश कर दिया था उन्होंने कि भैया ये मेरी डिमांड है, मैंने अपने न्यूज़पेपर से आपको बता दी है, तो आप इसको अगर एग्री करते तो ठीक है, अदरवाइज मैं मजबूर हूं अपने आंदोलन को शुरू करने। तो गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा करने का काम किया। 5 अप्रैल को पहुंचे, 6 अप्रैल को नमक बनाया। इसलिए मध्य प्रदेश में भी सबने अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर जबलपुर में बड़ा फुहारा से लेकर रानी दुर्गावती की समाधि तक पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में पैदल मार्च किया गया। क्लियर है आपको? और उन्हीं दौरान जंगल सत्याग्रह भी मध्य प्रदेश में हुए। टुरिया जंगल सत्याग्रह हम बात करते हैं, घोड़ा डोंगरी की सत्याग्रह गंजाम सिंह कोरकू, और टुरिया जंगल सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता के दौरान चालू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक। तो बहुत फिक्स क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है। तो आंसर इज मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड को जो है उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की सजेशन पर ही तो एक भूमि व्यवस्था लागू की गई थी। आपको बताना है कि इस भूमि व्यवस्था का नाम क्या था। इन दोनों के सजेशन पर रैयतवाड़ी, इन्होंने रैयतवाड़ी को लागू किया, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। चार्ल्स ग्रांट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जॉन सोर के साथ मिलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस की हेल्प की थी परमानेंट सेटलमेंट के लिए। किसने की थी? परमानेंट सेटलमेंट के लिए हेल्प की थी। रैयतवाड़ी सिस्टम कहां लागू किया गया? तो अब रैयतवाड़ी देखते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं क्या सब सिस्टम। ये स्थाई, परमानेंट, ये रैयतवाड़ी और ये महालवाड़ी। स्थाई मतलब क्या है? सरकार और एक किसान, इसके बीच में एक मीडिएटर। इस मीडिएटर का नाम है जमींदार। आप कह सकते हैं जमींदार ने भी कई और मीडिएटर बना लिए, एब्सेंटी लॉर्डलिज्म जिसे हम कहते हैं कि अनुपस्थित जमींदारी। पर बेसिक ये है कि सरकार और किसान के बीच में जमींदार है, और किसान जो है जस्ट अ टेनेंट से, किराएदार से ज्यादा कुछ नहीं है। सारा मालिकाना हक किसके पास है? जमींदार तक है। कब तक? जब तक वो अपना टैक्स देता रहता है। वाई इट इज कॉल्ड परमानेंट? इसलिए परमानेंट की टैक्स का जो सिस्टम है वो फिक्स्ड है कि 10/11 ब्रिटिशर्स को मिलना है, 1/11 जो है वो जमींदार को मिलना है। रैयतवाड़ी मतलब क्या है? रैयतवाड़ी का मतलब है कि सरकार और किसान के बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सीधे गवर्नमेंट टैक्स वसूलेगी। गवर्नमेंट के टैक्स वसूलने वाले ऑफिसर्स होंगे, लाइक कलेक्टर होगा, नायब तहसीलदार होगा, पटवारी होंगे, ये टैक्स वसूलने का काम करेंगे। महालवाड़ी में क्या है?
अब इन्होंने सोचा कि यार जमींदार को मालिक बनाने से अच्छा है कि किसान को मालिक बना दें। सरकार ने क्या सोचा, सरकार ने सोचा कि मालिक किसको बना दे जमीन का, किसान को बना दे। तो किसान क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा, भूस्वामी बन जाएगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने बोला यार डायरेक्ट टैक्स वसूलने बहुत सारा लोगों को मतलब एम्प्लॉय करना पड़ता है, बहुत सारे लोग लगाना पड़ता है, कॉस्टिंग बहुत आती है। तो क्यों ना करें गांव में कुछ 4-5 लोगों को बोले कि यार तुम ही इकट्ठा कर लिया करो, हमारे लोग आएंगे, एक एक आदमी से वसूल नहीं हो जाए, तुमसे इकट्ठा ले लेंगे। तो क्या किया, उस गांव में से कुछ गांव के समूह इकट्ठा कर लिया। एक गांव के समूह में से किसी लोगों को प्रमुख बना दिया। वो प्रमुख व्यक्ति क्या करेगा, सरकार से टैक्स देगा। बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली है सबकी। जो जिम्मेदारी कर देने की वो सामूहिक है, परंतु खेती व्यक्तिगत है, कि जमीन व्यक्तिगत है। तो यहां पर जो प्रमुख था इसको कहा गया लंबरदार। ये आपने सुना होगा, क्यों सुना होगा लंबरदार, क्योंकि ये व्यवस्था जो है संयुक्त प्रांत में, जिसे आज हम यूपी कहते हैं, वहां पर और सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस में लागू थी, इसलिए इसने आपने लंबरदार सुना होगा। तो रैयतवाड़ी कहाँ थी, रैयतवाड़ी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में थी। बंगाल में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट था। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ था, बंगाल में था। क्लियर है, आपको याद रहेगा। महालवाड़ी समझ गए तो महालवाड़ी देख कैसा लगता है, सब मिक्सर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी। क्योंकि धीरे धीरे लंबरदार हैं तो मीडिएटर नहीं है ये लंबरदार गांव से कलेक्ट करके इकट्ठा देने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, जस्ट लाइक अ जमींदार। जमींदार जैसी पावर जनरेट कर लेंगे और फिर वही किसानों का शोषण होगा, वो हर व्यवस्था में होगा, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महालवाड़ी हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इसमें, विकेंद्रीकरण किसके समय। विकेंद्रीकरण की बात करें तो विकेंद्रीकरण यहां बात चल रही, कौन सा विकेंद्रीकरण, तो अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की, तो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है लॉर्ड मेयो के साथ। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, आर्थिक वित्तीकरण। रिपन के समय क्या हुआ है, रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया हुआ है, सुना होगा आपने, इल्बर्ट बिल। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया है लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार लगाया गया है, महारानी विक्टोरिया केसरी हिंद की उपाधि दी गई है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है लॉर्ड लिटन के समय। बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसके लिए रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन बना था। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई है, और इसी लॉर्ड डफरिन के समय 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी किसके समय बना है, लॉर्ड डफरिन के समय बना है। तो क्लियर है, आपको ये याद रहेगा सारा कुछ जो हमने अभी पढ़ा हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम के लिए प्रसिद्ध था बिहार। बिहार जो है वो अफीम के लिए जाना जाता था, और वर्तमान में मध्य प्रदेश जो है वो अफीम के लिए जाना जाता है। अफीम का क्या काम था, इस अफीम का यूज क्या था, नशे के लिए। इस अफीम का यूज था, इसको चाइना भेजते थे, तो चाइना में इसका कंजम्पशन होता था, और चाइना इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स को क्या देता था, टी यानी चाय देता था। ये यहां जाती थी, उसके बदले चाय आती थी, जिससे अंग्रेजों को कोई भी कैश यानी बॉन्ड या डॉलर या जिसको हम कहें गोल्ड वो देना नहीं पड़ता था, जस्ट अ गुड्स एक्सचेंज आती थी। लेकिन क्या चाइना के लोग अफीम इतने शौकीन थे क्या? दरअसल इन अंग्रेजों ने चाइना वालों को अफीम का शौकीन बना दिया था, इसलिए चाइना वालों ने अंग्रेजों से लड़ा, जिसको हम कहते हैं ओपियम वॉर। 2 बार हुए, 2 अफीम युद्ध हुए अंग्रेजों और चीन के बीच में। कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पहला तो मैच है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, ये तो करेक्ट है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज करेक्ट है। राजा राम आदि ये गलत है, आदि ब्रह्म समाज नहीं है। राजा राम मोहन राय ने क्या बनाया था, ब्रह्म समाज। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये तो आंसर इज सी इज योर आंसर। आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो क्वेश्चन फिर से वही आया है कि ये आदि ब्रह्म समाज किसने बनाया, तो आदि ब्रह्म समाज बनाया केशव चंद्र सेन ने। कौन है केशव चंद्र सेन? देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज का काम है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास आ गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के समय केशव चंद्र सेन ने एंट्री की ब्रह्म समाज में, बड़ा स्पीडी उन्होंने डेवलप किया इसको।
साउथ इंडिया भी ले गए प्रार्थना समाज को, जहाँ पर श्रीधर नायडू ने इसको प्रमोट किया, यहाँ पर इन्हीं की प्रेरणा से प्रार्थना समाज बना। तो केशवचंद्र सेन का व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा हो गया, तो डिस्प्यूट हो गया, इसलिए 1866 में केशवचंद्र सेन ने अलग होकर आदि ब्रह्म समाज बना लिया। क्लियर है? तो फूट पड़ गई, तो ब्रह्म समाज का एक जो पार्ट है वो देवेंद्र नाथ के पास रह गया और एक कहाँ आ गया, केशवचंद्र सेन के पास आ गया। लेकिन फिर क्या होता है, केशवचंद्र सेन जो है बड़ी वकालत करेंगे चाइल्ड मैरिज की, तो ब्रह्म मैरिज एक्ट आएगा 1872 में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में। कौन सा एक्ट आएगा? ब्रह्म मैरिज एक्ट। तो बड़े लोग खुश होंगे, भैया अच्छे आदमी है जो केशवचंद्र सेन है, लेकिन बाद में क्या करेंगे, अपनी 13 साल की लड़की की शादी कर देंगे कूच बिहार के राजा, तो लोग नाराज हो जाएंगे। तब 1878 में एक और विभाजन होगा जिसका नाम होगा साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। क्लियर है आपको? विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तोहफा उल मुजाहिदीन के रचनाकार कौन है? देखिए, 2 किताबें हैं, एक मुजाहिदीन है तोहफात उल मुजाहिदीन, और एक बुक है आपकी, वो है तोहफा उल मुबाहिदीन। मुबाहिदीन, तो तोहफा उल मुबाहिदीन बुक है, जिसको फारसी वर्ड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। ये पुस्तक लिखी है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने लिखी है। पर बात आती है कि तोहफातुल मुजाहिदीन भी क्या कोई बुक है? यस, ये बुक है, और ये लिखी शेख जेबुद्दीन मरबदूम ने लिखी हुई है। इस पुस्तक में आपको जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी जो मैपिला मुस्लिम है मालाबार के, या जिनको मोपिला भी कहते हैं, इन मुस्लिम्स का संघर्ष जो है पुर्तगालियों से हुआ है, तो इसकी जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका शेख जेबुद्दीन मरबदूम। 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज, इसको अंग्रेजी बोलेंगे सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, स्थापित की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये 1905 के बनारस सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। इसी समय चल रहा था बंग भंग, और इसलिए 1906 में क्या हुआ, स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले की जो टाइटल है, उनको विपक्ष के नेता भी कहते हैं। कभी आ जाए कि विपक्ष के नेता के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। इनको पुण्य आत्मा भी कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्य आत्मा के नाम। मदन मोहन मालवीय आपको पता होगा, जिसने BHU की बात करेंगे, और तिलक महात्मा जी के बारे में बहुत डिटेल है बताने को। भारत में दास प्रथा कब बंद हुई? तो भारत में दास प्रथा जो बंद हुई वो लॉर्ड एलन बरो के समय हुई। तो क्लियर ही होगा आपको, एलन बरो के समय हुई। तो ऐसे याद करेंगे तो अपने आप 1843 आपको याद आ जाएगा कि लॉर्ड एलन बरो के समय जो है वो दास प्रथा का अंत किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी है, देखो सदाशिव तो लड़ रहे थे, सेनापति थे, डेथ हो गई इनकी, शहीद हो गए इसमें। लॉर्ड क्लाइव पॉसिबल नहीं है, तो आंसर है काशीराम पंडित। काशीराम पंडित ने इस हार का जिम्मेदार सदाशिव भाऊ को ठहराया है। पानीपत के तीसरा युद्ध 14 जनवरी को हुआ, उस युद्ध का जिम्मेदार किसको ठहराया है? सदाशिव भाऊ को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया है। चलिए आगे प्रश्न देखें हम। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला के बाद, देखिए क्या घटनाक्रम है, सिराजुद्दौला के बाद कौन नवाब बना? मीर जाफर। मीर जाफर अंग्रेजों की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहा था, तो उसकी जगह किसको बना दिया गया? मीर कासिम को। और मीर कासिम ने क्या किया, अपनी कैपिटल चेंज कर ली, मुर्शिदाबाद से, बोला इनसे दूर रहना जरूरी है अंग्रेजों से। और धीरे धीरे उसने क्या किया, दस्तक सिस्टम को भी क्या कर दिया उसने, मीर कासिम को खत्म कर दिया, भारतीय व्यापारियों पर से टैक्स हटा दिया। तो अंग्रेज नाराज होकर जिसको लेकर कुछ घटना हुई और ये भाग गया।
जब भागा तो अवध के नाव सुजाउद्दौला के पास पहुंचा, और सुजाउद्दौला के पास जब पहुंचा तो वहीं पर शाह आलम भी बैठे हुए थे। बातचीत हुई और निर्णय हुआ कि अंग्रेजों से लड़ना है। अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति में मीर जाफर को बना दिया। तो वास्तव में 1764 में 22 अक्टूबर को कौन था बंगाल का नवाब? मीर जाफर, ना कि मीर कासिम। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? मीर कासिम। मीर कासिम जो है युद्ध से भाग गया, बाद में मारा गया, और बंगाल जो नवाब है फिर से कौन बन गया? मीर जाफर ही बनेगा। मीर बदान वो व्यक्ति है जिसने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो आंसर हो जाएगा इसमें मीर जाफर जो है बंगाल का नाम। फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह के जो नेता है वो दादू मियां है। दादू मियां ने ये विद्रोह जो है फराजी विद्रोह बंगाल में शुरू किया था। 1813 से लेकर 31 तक चला ये फराजी विद्रोह दादू मियां के द्वारा। कहां पर चलाया गया? बंगाल में चलाया गया। एका इज अ पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन है एका। तो एका मतलब सब एक हो जाएं, इसको कहा गया एका। अवध प्रांत में चलाया गया था। 1921-22 में चला था एका आंदोलन। एका मतलब सब किसानों को क्या होना है? एक होना है। और ये चलाया गया था अधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेती को छीनने के कारण चलाया गया था। नेता थे मदारी पासी और सहराब। मदारी पासी और सहराब इसके नेता थे। नील आयोग का गठन, बंगाल टेनेसी एक्ट, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, अवध लगान अधिनियम। अवध लगान अधिनियम देखें तो 1898 में भी आया है, 1920 में भी अवध लगान अधिनियम आया है। तो जब आपने पहले ही सोच लिया 1921, तो आंसर हो जाएगा ए 1 1 2 3 4। ये आंसर होगा 1 2 3 4 इसका आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो सबसे पहले स्वामी सहजानंद ने इसको बनाया था। इसके कौन थे? स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बने, और सचिव बने इसके एनजी रंगा। एनजी रंगा इसके सचिव बने। आंसर है लखनऊ में 1936 में ये किसान सभा जो है आयोजित की गई थी। कहां पर? लखनऊ में।